अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुफाहिमत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। कौन कह सकता था कि कभी पीपल्स पार्टी और काफ लीग एक साथ बैठेंगे? किसने सोचा था कि 1994 और 95 में नसीरुल्लाह बाबर के कराची ऑपरेशन के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी साथ बैठेंगे? ये पीपल्स पार्टी का खुद पर यकीन था या अपने इत्तेहादियों पर कि इसकी बात अब तक बनी हुई है? लेकिन किसी बात के बने रहने के लिए जरूरी है कि बहुत से लोगों की बातें मानी भी जाएं, और इस मानने में ही सारी गड़बड़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कहने पर बल्दियाती निजाम लाओ तो फंक्शनल लीग को खो दो, अमन कमेटी पर पाबंदी लगाओ और जुल्फिकार मिर्जा को गंवा दो, लियारी ऑपरेशन करो तो नबील गबोल को खो दो, और अगर लियारी बॉयज के मुकदमात वापस लो तो मुत्तहिदा को नाराज कर दो। अब देखना यह है कि वैलेंटाइंस डे पर मुत्तहिदा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोमांस मुस्तकिल खत्म हो जाएगा या पीपल्स पार्टी किसी तोहफे से रूठी हुई मुत्तहिदा को फिर मना लेगी। कमिंग अप ऑन यकीन टुनाइट। आज पीपल्स पार्टी का एक पैगाम हमें मिल गया है। आज पीपल्स पार्टी ने हमें ये पावर करा दिया है कि वो आने वाले आइंदा इंतखाबात में हमारे साथ नहीं होंगे। आने वाले आइंदा इंतखाबात में हम अपने कैंडिडेट जिस तरह अल्ताफ भाई कह चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान में खड़ा करेंगे, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ इस तर्ज अमल, इस रविश पे हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते। सुनते थे कि अलग हो जाएंगे, क्या वो दिन आज आ पहुंचा? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सिंध असेंबली से वॉकआउट, राब्ता कमेटी का लंदन और कराची में इजलास, आइंदा इलेक्शन में नहीं देंगे साथ, एक था इत्तेहाद आखिरी हफ्ते में फ्लॉप। अवामी नेशनल पार्टी के बाद मुत्तहिदा की भी आइंदा इलेक्शन में सोलो फ्लाइट की तैयारी। कहिए इसे हसीन इत्तेफाक या मुत्तहिदा की टाइमिंग की दीजिए दाद। मनाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी खुद कराची में मौजूद हैं। यकीन बहाल होगा या इत्तेहाद बेहाल? अरे हम कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल करो, तुम हमारे इस्तीफे कबूल करो। हमने गवर्नर सिंध का इस्तीफा तुम्हें दे दिया, वजारतों से इस्तीफा दे दिया, तुम्हें खुदा हाफिज कह दिया, इस्तीफे कबूल करो। आओ जमहूरी अंदाज में लड़ते हैं, आओ असेंबली में लड़ो, कानून के मुताबिक लड़ो, और कहीं और शौक है उस शौक को भी पूरा कर लो। हम तैयार हैं। प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली हम इस्तीफे दे चुके हैं, ना सिर्फ सूबाई वज़रा के हवाले से कि बाकी गवर्नमेंट के हवाले बल्कि गवर्नर साहब का इस्तीफा दिया जाए। बल्दियाती निजाम हटाना है आसान, अगर रोना बंद कर दे फंक्शनल तो कर सकते हैं ये एहसान, कहते हैं मंजूर वसान। जिस खदशात पे बात हुई है कि लियारी के लोगों के ऊपर जो है वो केसेस विड्रॉ हुए हैं, तो वो चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूं कि अभी तक कोई भी केसेस विड्रॉ नहीं हुए और ना ही कोई इस किस्म का कोई लेटर इशू हुआ है कि केसेस विड्रॉ हुए हों। हम अगर इस तरह का कोई भी फैसला करेंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारी इत्तेहादी जमात है, उनको भी उस मशवरे में शामिल किया जाएगा। जो बात इत्तेहाद में दरार की बनी है बुनियाद, वो वाकई हकीकत है या फिर बेबुनियाद? पूछेंगे शर्जील मेमन से। काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी के कामयाब रहे मुज़ाकरात, सीट एडजस्टमेंट पर लॉक हो गई थी बात, मगर क्या यूनिफिकेशन ब्लॉक अब बिगाड़ देगी मामलात? एंड वेलकम बैक। आप हमारा शो देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया यकीन के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका। जी हैदर साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं, ये बताइएगा कि ये अलहदगी वक्ती है या मुस्तकिल? सर देखिए, जो मौजूदा सिंध की सूरत हाल है उसमें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बावजूद इसके कि तमाम तर तानाजनी सही है, हमने पूरी कोशिश की है कि इस इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए, मगर जाहिर है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो कराची की तेज़ी से बिगड़ती हुई जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी हलीफ जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और वफाक में भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से सिंध और ख़ास तौर पर कराची की सूरत हाल को संभाला दिया जा सके। जो कराची की सूरत हाल है, टारगेटेड किलिंग है, भत्ताखोरी है, दहशत गर्दी है,
पैसे के लिए पर्चियां भेजकर दस्ती बमों का इस्तेमाल है, हमारी इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से अगवा किया जा रहा है हमारे सनतकारों को, उनके बच्चों को, ऐसी सूरत हाल में तो हम ये समझते हैं कि वो तमाम दहशतगर्द जो कि इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि कराची के अमन को बहाल किया जा सके, जिससे पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी वाबस्ता है। और इस पर कोई दो राय नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस आवाज़ को सपोर्ट किया जाता है कि जो भी हो इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में जो भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, चाहे वो MQM का कोई कारकुन हो, पीपल्स पार्टी के लोग हों, NP के लोग हों, दीगर कलदम तंजीमें हो, दहशतगर्द तंजीमें हो, कोई भी हो, अक्रॉस द बोर्ड उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अगर हमें कहीं से ये आवाज़ आती है कि बाकायदा लियारी में मौजूद दहशतगर्दों को, जिनके भत्ते की, अगवा बराए तावान की, दहशतगर्दी की, इक़दाम कत्ल की MQM के बेशुमार कई सैकड़ों कारकुनान को कत्ल करने के बाद अगर हमें ये नवीद दी जाती है कि उनके खिलाफ हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है, जो मुकदमात बनाए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे, तो फिर संजीदा सवालात इस पर उठने लगते हैं कि क्या हुकूमत वाकई संजीदा भी है कराची के मामलात को संभालने के लिए, या वो महज थोड़ी देर की सियासी फवाइद को हासिल करने के लिए दहशतगर्दों को खुला छोड़ने की पॉलिसी पे गामजन है। और जब एक ऐसा सवाल उठता है तो जाहिर है कराची की इंडस्ट्री MQM के लोगों से वाबस्ता है, कराची का 85% मैंडेट MQM के लोगों से वाबस्ता है। लोग हमें आकर दुहाइयां देते हैं, खारा दर और मीठा दर में रोज पर्चियों की बातें होती हैं, कराची की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उससे रोज के हिसाब से भत्ता जाता है। मैं आपको बताऊं, कराची में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उसके लिए जो कोयला उतरता है 15,000 टन रोज कोयला उतरता है, जिस पर फी टन 40 रुपए का भत्ता लियारी गैंग वॉर के लोगों को फी टन 40 रुपए का भत्ता जाता है। इस तरह हर ट्रॉलर के ऊपर 1,000 रुपए का भत्ता जाता है। एक ऐसी सूरत हाल में अगर उन तमाम लोगों के ऊपर से मुकदमात वापस लेने की बात की जाती है तो वाकई ये बहुत संजीदा और संगीन सूरत हाल है। और फिर जाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसी सूरत हाल में हमारा लाएअमल क्या होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अवाम को ये बात बावर कराने की कोशिश करें कि हम संजीदा नहीं हैं बल्कि महज सियासी मफादात के लिए हम दहशतगर्दों और उन लोगों को कि जो अगवा बराए तावान, जो कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं, जिनके ऊपर बाकायदा पुलिस ऑपरेशन होते रहे, जिनको आपने कलदम तंजीमें करार दिया है, जिनकी सरों की आपने खुद कीमतें लगाई हैं, अगर उनके ऊपर मुकदमात खत्म करने हैं तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हैं हम। ठीक है हैदर अब्बास साहब, आपने तवील गुफ्तगू की। एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में और वो यही है कि आपने खुद कहा कि आपने ताने भी बर्दाश्त किए हैं, आपने कोशिश भी की है कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे और आपने जरूर कोशिश की होगी, लेकिन जो मेरा सवाल है वो सिर्फ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी गलत भी कर रही है और अगर सारा कुछ गलत कर रही है, लेकिन आपके पास अगर 85% लोगों का कराची में मैंडेट है तो आप हुकूमत से अलहदा करके उनके लिए क्या कर सकेंगे जो आप अब नहीं कर सकते? देखिए, जो हालात और वाकयात हुए सामने, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सानिया शेर शाह, जिससे लियारी गैंग वॉर की इब्तिदा हुई और जिसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले 14 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको शहीद किया गया। उसके बाद MQM के एक सूबाई वजीर शाकिर अली के 2 भाइयों को, जो शेरशाह मार्केट में जिनकी दुकान थी, आइडेंटिफाई करके शहीद किया गया। और उसके ऊपर MQM ने बड़ी जोर की आवाज उठाई, जिसकी बुनियाद पर लोगों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ, लियारी गैंग वॉर वालों के खिलाफ मुकदमा कायम हुए और वो कानूनी चाराजोई की तरफ बढ़े, जिसको डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने बहुत आसानी के साथ सबोटाज किया। और उन तमाम लोगों को जो गवाहान थे उनको धमकियों के जरिए, उनको कत्लो गारतगरी के जरिए, वो गवाहान जो कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, वो मेरे पास आए कि हमें धमकियां मिल रही हैं, और उनको बड़ी आसानी के साथ
कोर्ट से उनको नाकाबिले शनाख्त बना दिया गया। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि पूरी कराची की जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं वो रो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं, सनतकार ताजिर रो रहे हैं, एक ऐसी सूरत हाल में 4.25 साल हर वक्त हर मौके पर हमने अपने इत्तेहादियों को यह बात बावर कराने की कोशिश की, हाफ हार्टेड कोशिशें की गई उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की। जिस तरह पुलिस ऑपरेशन आपने 4 रोज टीवी पर दिखाया और जो आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, 3 फुट आगे पुलिस नहीं जा सकी। उसके बाद लियारी गैंग वॉर वालों के हौसले और बढ़ गए। ऐसी सूरत हाल में अगर आप मुकदमात वापस लेंगे तो फिर क्या होगा? अगर यही सूरत हाल है तो फिर हमें क्या जरूरत है ये सोचने की और ये करने की कि हम तमाम उन चीजों से वाबस्ता रहें जो खुद हमारे खिलाफ हैं। नहीं, अगर हुकूमत अगर सरपरस्ती कर रही है लियारी गैंग वॉर की, आप समझते हैं कि अकेली रिस्पॉन्सिबल भी है और ये सारे मामलात की जड़ पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी की ये दोगली पॉलिसी है, तो फिर हुकूमत से अलहदा होकर अचीव क्या होगा? हैदर साहब, मेरा सवाल अभी भी वही है। आप हुकूमत में रहकर, मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी के साथ आपने जैसा कि अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि नसीरुल्लाह बाबर एपिसोड के बाद आपने क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दिया कि पीपल्स पार्टी ने मफाहिमत की। मेरे ख्याल से ताली दोनों ही हाथों से बचती है। नहीं, क्रेडिट आपको भी दिया, क्रेडिट आपको भी दिया। तो थप्पड़ पड़ता है, मगर दोनों हाथों से ताली बजी। अगर वहां से दिल कुशादा हुए तो फराग दिली का मुजाहरा हमने भी किया। हमारे तो 15,000 कारकुन शहीद हुए, हमारे अंदर बड़ी मुखालफत थी। उसके बावजूद हमने सिंध के वसीतर मफाद में कि जो सिंध में खलीज पैदा की जाती है देही और शहरी सिंध की, उसको पाटा जाए और वसीतर मफाद में एक मफाहिमत की। और अब जबकि हुकूमत खत्म होने जा रही है तो लोगों का ख्याल यह है, पॉलिटिकल क्रिटिक्स ये कहते हैं, तज्जियाकार ये कहते हैं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी बगैर इसका सोचे हुए कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी या नहीं बनाएगी, एमक्यूएम की मफाहिमत आगे चलेगी। मगर एक ऐसी सूरत हाल में जबकि एमक्यूएम के कारकुन लियारी गैंग वॉर के लोग कत्ल करते रहे, लोगों को मजबा खानों में ले जाकर ज़िबा किया जाता रहा हो, उनको अगवा करके तशद्दुद करके यहां तक कि उनकी सोडोमी करके सूरत हाल जो है वो मीडिया के सामने तक रखी गई हो, एक ऐसी सूरत हाल में अगर उनके मुकदमात वापस लिए जाते हैं तो फिर एमक्यूएम को कहां लाके खड़ा करेंगे हमारे इत्तेहादी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहां लाके खड़ा किया जी आपने इत्तेहादियों को? शर्जील मेमन साहब, ये केसेस वापस लेके देखिए जी, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से आज की जो एमक्यूएम का रिएक्शन था वो कुछ गलत फहमी की बिना पे था, क्योंकि मुकदमात अभी वापस नहीं लिए और हम ये कहते हुए आए हैं कि अगर मुकदमात वापस लिए भी गए तो एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी जमात है, उनको हम साथ उनसे मशवरत रखेंगे और उनसे मशवरे के बाद ही होगा। तो ये मतलब नहीं, वो तो सुनने को भी तैयार नहीं है, आप मशवरा करने जा रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फैसला हमने किया तो नहीं, क्यों? अगर ये फैसला करने की बात ही क्यों है? या तो आप ये कहना कि लियारी वॉर कर रहे हैं, या जो लियारी में इस वक्त जो बच्चे हैं या बैड बॉयज हैं या बॉयज हैं जो ग्रुप बने हुए हैं, या तो आप कहें कि ये दहशतगर्द नहीं है। आप अपनी मर्जी से उनके सर की कीमत लगाते हैं, आप उनके मर्जी की नहीं, तो मैं सब दहशतगर्द हैं, तो मैं कह रही हूँ सब दहशतगर्द नहीं है, सब दहशतगर्द नहीं है। तो अगर आप ये केसेस हटाने जा भी रहे हैं तो किस बुनियाद पर जा रहे हैं? पहली बात, अभी हमने हटाया नहीं, हटाएंगे तो इनसे मशावरत भी करेंगे। अब मैं हटाएंगे क्यों, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। या तो ये कि कह रहे अगर कोई बेगुनाह होगा, ठीक है, पुलिस की इंटरोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सिर्फ मुकदमात की बात है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारी तंजीमों के बड़े बड़े लीडरान पर भी मर्डर के और इस तरह हेड मनीज मुख्तलिफ औकात में रखी गई हैं। अगर हम सिर्फ एनआरओ की बात करेंगे, एनआरओ जिसपे हमें बहुत ज्यादा चोट करे, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि एनआरओ में 8,000 केसेस थे, उसमें कत्ल के भी थे, अगवा के भी थे और भत्ताखोरी के भी थे, बहुत सारे मुकदमात थे। तो सिर्फ मुकदमे बनने से किसी को जो है आप क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्रिमिनल डिक्लेयर करने के लिए वो कोर्ट का काम है क्रिमिनल डिक्लेयर करना, ठीक है। तो कोर्टों में काफी केसेस कॉल तो कोर्ट तो काम ही नहीं करती, वो एक अलग हकीकत, वो एक अलग चैप्टर है। एक उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें, लियारी में हर आदमी क्रिमिनल नहीं है, लियारी में गैंग एक नहीं है, लियारी में मुख्तलिफ गैंग है। एक गफ्फार जिक्री है और वो अरशद पप्पू, इस तरह के भी क्रिमिनल्स वहाँ पे लियारी में बसते हैं। उनको ज़हर बलोच और ये जो बलोच ब्रदर्स हैं ये नहीं है, और
बाकी हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन है या नहीं है, और ना ही मैंने अपनी आंखों से किसी को क्राइम करते हुए देखा है। अच्छा, अगर किसी ने देखा अपनी आंखों से किसी को क्राइम करते हुए तो अलग बात है, लेकिन इस तरह ये बात नहीं है कि आप लियारी में रहने वालों को बोल देंगे सारे क्रिमिनल्स हैं। उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी, कुछ लोगों पे केसेस हैं, और माजी में मुख्तलिफ लोगों से राब्ते रहे भी हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि लियारी में हुकूमत की हमेशा ये नीयत रही है। इससे पहले एक रहमान बलोच होता है, जिसको रहमान डकैत के नाम से कहा जाता है, उसको हमसे पहली वाली हुकूमत ने गिरफ्तार भी किया था, और फिर वो वहां से गिरफ्तारी के बाद भाग भी गया था। इसी गवर्नमेंट में वो मारा गया। तो गवर्नमेंट की नीयत में किसी को शक नहीं होना चाहिए। माजी में जिन केसेस का जिक्र किया गया शेरशाह वालों का, तो उसमें भी होम मिनिस्टर ने उन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके काफी लोगों ने तो वॉलंटरीली गिरफ्तारी पेश की थी। फिर कोर्ट्स में अगर कोई गवाही के लिए नहीं आएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट में या तो कोई गवाह भी आए, अगर गवाह कोई पहचानने के लिए आएगा नहीं। इस तरह बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के नाम यहाँ पे लिए। कहां से होती है कि इनके मुकदमात वापस लिए जाएं या इनमें छानबीन की जाए कि कौन गिल्टी और कौन नहीं? शुरू कहां से होती है? उसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों के भी नाम उन दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ था, और उनके लिए हर कोई कहेगा कि वो मतलब क्रिमिनल नहीं थे। कल रात को सीएम हाउस में इजलास हुआ था जहां पर ये बात डिस्कस हुई। सीएम साहब कल रात को 12 बजे के बाद तो पहुंचे टंडो मोहम्मद खान से, तो ये बात गलत है कि कल रात को सीएम हाउस में कोई इजलास। चलें, कल रात से पहले किसी रात में ये फैसला हुआ है? नहीं, ये मुझे इसमें नॉलेज नहीं। सीएम हाउस में सीएम नहीं थे तो क्या ओवैस टप्पी साहब भी नहीं थे? नहीं, वो मुल्क से बाहर। होम सेक्रेटरी थे? उनको पता नहीं मुझे होम सेक्रेटरी, लेकिन मैं ये पता कि जिन लोगों आप सिंध के वजीर इत्तलात हैं, कल एक मीटिंग होती है जहां पर ये चीज डिस्कस होती है, और ये मैं प्रूफ से कह सकती हूँ, और ये मैं बात वसूख से कह रही हूँ। अब अगर आपने अवैध साहब का नाम दिया, मैं कहता हूँ कि वो पिछले 6 दिन से लंदन में। चलें, वो 6 दिन से लंदन में होम सेक्रेटरी थे, उनसे बात हुई थी। मैं उस मीटिंग में नहीं था, मुझे कोई इल्म नहीं है। आपको ये इल्म ही नहीं है कि ये मीटिंग डिस्कस हुई है? तो आज ये बात अगर फ्लोर ऑफ सिंध असेंबली में पहुंची है तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना, कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुई होगी। अगर कहीं डिस्कशन होना अलग बात है, लेकिन इसको नोटिफाई होना अलग। एक चीज सिंध असेंबली में पहुंच गई, डिस्कस तो कहीं हुई होगी ना। अगर डिस्कशन किसी जगह पे हुई है तो मैंने कहा कि उसमें पॉलिटिकल लोग जो हैं, अब काफी ऐसे थे जो पीपुल्स पार्टी के पहले वर्कर्स भी थे और वो पीपुल्स पार्टी के उस काउंसिल मेंबर भी रहे। एक में हबीब जान बलोच के नाम जैसे होगा, हबीब जान बलोच पे एफआईआर कटी है। हबीब जान बलोच इज नॉट अ क्रिमिनल। उस पर केस नहीं, खबर यही है कि एटीसी के जो केसेस हैं, जो एटीसी कोर्ट्स में हैं, तो उसमें आप कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे, लेकिन जो 100 मुकदमात या 100 से ज्यादा मुकदमात इस वक्त ऑपरेशन के दौरान बने थे वो खत्म हो जाएंगे। क्या मैं आपको जो रियल क्रिमिनल्स होंगे उनके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। जिनके अब क्रिमिनल के मतलब के आड़ में दूसरे लोगों के जो बन गए, अब जैसे जफर बलोच के ऊपर एक एफआईआर थी मर्डर के, जफर बलोच खुद उसकी एक टांग जो है वो नहीं है, वो माजूर है। अब माजूर जाके कहीं पे दहशतगर्दी कर सकता है, तो ये बात आप भी समझ सकती हैं, मैं भी समझ सकता हूं। तो उसमें जो पॉलिटिकल जिनके ऊपर होंगे, जिनके पॉलिटिकल तौर पे बने हैं केसेस, तो आपकी हुकूमत ने बनाया ना, एमक्यूएम ने तो नहीं बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। केस किस तरह बनता पता है आपको? किसी के घर पे भी खुदा ना खासा सर एसएसपी सीआईडी नहीं, सुन तो ले चौधरी असलम साहब ने बनाया ना, सुन तो ले। अगर किसी का भी कोई घर पे कोई मर्डर हो जाता है, वो जाके एफआईआर लॉन्च करवाता है। अब अगर एफआईआर में वो आपका नाम भी लिखवा दे या मेरा नाम भी लिखवा दे, फिलहाल केस रजिस्टर हो जाएगा। मेरी किस्मत, अगर मेरा एफआईआर में नाम लिखवा दे तो मेरे लिए तो सीएम हाउस में इजलास नहीं होते कि इनको हटा दें कि गलत नाम आ गया। सीएम हाउस में कोई इजलास नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, अगर नाम मेरा भी कोई देता है या आपका भी देता है, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है और इंटरोगेशन होती है, उसमें अगर वो नाम क्लियर हो जाता है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि कोई माजूर था, अब माजूर के ऊपर कोई एफआईआर कट जाए कि माजूर ने कहीं पे दहशतगर्दी की है, तो वो तो अंडरस्टूड बात है ना। तो सिंध असेंबली में इस पे आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं हुई? फिर क्यों नहीं आपने? असल में वो सेशन नहीं था, वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग चल रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे। उस पे एमक्यूएम के दोस्तों को कोई रिपोर्ट मिली, फिर उस पे एमक्यूएम के दोस्त जो वॉकआउट करके चले गए, और फिर जब हमने आके बाहर मीडिया से बात की तो हमने ये बात क्लियर की कि अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, और अगर कोई फैसला होगा तो हम अपने एमक्यूएम के दोस्तों को साथ शामिल करेंगे उस फैसले में। ठीक है, हैदर अब्बास रज़ी साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो आपका भी रिएक्शन लेंगे, और अगर 100 मुकदमात से ज्यादा खत्म हो रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे हो रहे हैं, ये डिस्कशन कहां हुई थी, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ कराची किस तरफ जाएगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर हुकूमत से अलहदा हो गई, इस पर भी बात करेंगे। जहां मदद अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे, फंक्शनल के लीडर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास रज़ी साहब फ्रॉम दी एमक्यूएम, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब। हैदर अब्बास साहब, गुफ्तगू हो रही थी 100 से ज्यादा मुकदमात खत्म करने की, शायद तजवीज़ है या फैसला नहीं है। फैसला अगर होगा तो आपकी मुशावरत से ही होगा, और जाहिर है अब मुशावरत का कहीं कोई नजर नहीं आ रहे आसार, क्योंकि आप लोग तो अपना फैसला दे चुके हैं कि आप इससे अग्री नहीं करते। लेकिन हैदर भाई, ये मुझे कहने का मौका जरूर दीजिएगा कि 100 से ज्यादा मुकदमात किसी के खत्म हो जाएं, 100 से ज्यादा कत्ल करने वाला भी यहां पर आजाद घूमता है, तो उस पर भी ये शोर क्यों नहीं उठता? देखिए सना, एमक्यूएम के जितने भी कारकुनान पर मुकदमे बने 1990 से लेकर आज तक,
MQM ने कभी किसी से कोई रियायत नहीं चाही और ना मांगी, बल्कि MQM अपने कारकुनान के मुकदमात को अदालत में लेकर गई और वहां ले जाने के बाद अदालतों ने जो फैसले किए वो MQM ने कबूल किए, चाहे मुकदमात गलत ही क्यों ना थे, हुकूमतों की तरफ से गलत ही क्यों ना बनाए गए। यहां तक के क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर पुलिस वाले की टोपी चुराने तक का मुकदमा है और ये मुकदमा इंतहाई मज़ाक़ा खेज है। हमारे कारकुनान, आज तो शर्जील मेरा छोटा भाई है, ये बैठ के कह रहा है कि हबीब जान बलोच उनकी टांग से उनकी माजूरी है। आप याद कीजिए कि माजी में MQM के कारकुनान को तो बाकायदा टैग किया जाता रहा कि ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये काना है, और उन सबको दहशतगर्द बताया गया कि फला लंगड़ा, फला लूला, फला काना, बाकायदा उनको क्रिमिनलाइज करके पेश किया जाता रहा और यकीन दिलाया जाता रहा। इस बुनियाद पर ये तमाम लोग जो कि पीपल्स, तो अमन कमेटी बाद में बनी, जो अमन कमेटी के लोग हैं, ये कलदम करार पाए खुद शर्जील मेमन जैसे मेरे छोटे भाइयों के हाथों, और खुद उन्होंने इनको डिक्लेयर किया कि ये कलदम तंजीमें बैन आउटफिट्स हैं और बैन आउटफिट होने के लिए आप समझते हैं कि किस कदर संगीन जराइम में मुलव्विस होंगे लोग, तो उनको बैन आउटफिट डिक्लेयर किया गया होगा। आज उनमें कुछ सियासी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे हैरत है इस बात पर कि एक ऐसी सूरत हाल में जब मुकदमात बनाए जा रहे थे और हुकूमत और वजारत दाखिला बना रही थी और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर बना रही थी, तो क्या उस वक्त नहीं सोचा गया था कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, या आज क्यों सोचा जा रहा है? या तो उस वक्त गलत थे या अब गलत थे, और अगर दोनों वक्त गलत नहीं थे तो मैं अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, कारकुनों की लाशें लेकर कहां जाऊं जो कि इसी अमन कमेटी वालों के हाथों, लियारी गैंग वॉर वालों के हाथों मशीनों में काटकर टुकड़ों में कर दिए गए। जी हैदर अब्बास साहब, लेकिन बहुत सारे और भी तो कॉन्विक्ट्स हैं ना, फारूक दादा, अजमल पहाड़ी, सौलत मिर्जा, ये तो सब लंगड़े, लूले, काने, अंधे तो नहीं है, मतलब इनके खिलाफ रियायत नहीं चाहिए उनके लिए, मैंने रियायत नहीं मांगी, मैं कोर्ट गया हूं, मैं हुकूमत वक्त रहा हूं पिछले 5 बरस भी, और मेरे पास वज़ारत दाखिला भी थी, मगर मुकदमात खत्म नहीं किए। अच्छा ठीक है जी, भाई एक मिनट जरा जहां मदद अली साहब, एक मिनट जहां मदद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर शर्जील साहब बात कर लें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। शर्जील साहब, हैदर भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ। वो छोटे भाई, आप बड़े भाई, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, आज जो जेल में लोग हैं उनके साथ क्या रियायतें हैं या उन चीज़ों पे मैं नहीं जाता, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि भले कलदम तंजीम उनको करार दिया गया हो, लेकिन ऐसा मकसद ये नहीं है कि पूरे लियारी में सारे क्रिमिनल्स हैं। मैंने जिन FIRs की बात की थी उसमें एक शाहजहान बलोच था जो कि एक एक्स नाजिम है, उस पर भी मर्डर की FIR थी। हैदर भाई मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वो सीनियर भी हैं कि FIRs किस तरह कटती हैं। इनमें सारे केसेस में गवर्नमेंट की मुद्दत पे FIR नहीं कटी है, प्राइवेट पार्टी, अगर मेरा खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है तो मेरी मर्जी है मैं किस पे भी FIR काटूं, पुलिस का काम है FIR काटना, फिर इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है। तो उन लोगों पे जो जिन पे केसेस से पहले खत्म किए गए हैं उनमें वो लोग क्रिमिनल्स नहीं थे। इसमें ये नहीं कि हुकूमत पे के उस वक्त नाकामी थी, क्योंकि कोई भी अगर FIR कटवाएगा, हुकूमत का काम है, हमने FIR काटी है, लेकिन जब इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन वो लोग क्लियर हुए हैं तो वो क्लियर है। जो इनके जो दोस्त या साथी जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए, उन पे हमें अफसोस है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब ये लियारी का ये सिलसिला शुरू हुआ था तो कराची में चुन चुन के बलोचों की भी शहादतें हुई थी। कॉन्विक्ट्स ने कोई रियायत दी आपने कभी? देखिए इस चीज में मैं नहीं जाना चाह रहा कि किसी को रियायत मिली है नहीं मिली, और उस बहस में मेरे ख्याल से अभी हमें जाना भी नहीं चाहिए। आपने कहा नहीं, क्योंकि वो हैदर साहब ने ये बात कही कि हमने कभी रियायत नहीं मांगी, तो उसमें मैंने कहा कि इस बहस पे नहीं पढ़ते। लेकिन एक बात जरूरी है कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की बहस कायम है, पढ़ते नहीं इसमें नहीं, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई है। बलोचों को भी चुन चुन के मारा गया है, उर्दू बोलने वालों को भी मारा गया, कोई भी हो, हम सब मुसलमान और पाकिस्तानी है, हमें इस वक्त इस तफरीक में नहीं जाना चाहिए। क्रिमिनल कोई भी है वो क्रिमिनल है, पुलिस और हुकूमत जो है उसके साथ सख्ती से निपटेगी। चलें, एक और मसला बलदियाती निजाम का भी है जी। जहां मदद अली साहब ये बताइएगा कि मंजूर वसान साहब ने कहा है, सॉरी जहां मदद अली साहब, मैं सवाल आपकी तरफ भेज दूं कि बलदियाती निजाम वापस लिया जा सकता है, आप रोना छोड़ दें, ये मुतालबा आपने कोई किसी और रिलायबल सोर्स से आप तक पहुंचा है? हमारे साथ उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई है जी,
اور بلدیاتی نظام جو ہے وہ جب تک واپس نہیں ہوتا ہم تک تو چیختے رہیں گے، بلکہ ہم کیا پوری سندھ کی عوام چیخ رہی ہے، سندھ کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہونا بند ہونی چاہیے، اور سندھ کی عوام نے ٹوٹلی اس بلدیاتی نظام کو مسترد کیا ہے جی، اور یہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بنیاد ڈالی گئی ہے، یہ کوئی بلدیاتی نظام نہیں سندھ کو دیا گیا ہے، اور سندھ کے لوگ اس کے ٹوٹل اگینسٹ ہیں، ہم سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں، جب تک سندھ کی عوام کو راضی نہیں کیا جاتا ہم اس چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا جہاں مدد علی صاحب کہ اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، جس کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو درخواست ہوتی ہے وہ بھی جمع کرا دی گئی ہے، حیدر عباس صاحب اس کی تصدیق کریں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کی بارگیننگ پاور کم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھنا ایک جمہوری حق ہے ان کا، اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، بے شک پہلے بھی تو آئے تھے اور پھر ان کی آپس میں باتیں ہو گئیں، پھر حکومت میں چلے گئے، تو جمہوری حق ہے، اور جمہوریت میں اپوزیشن میں بیٹھنا ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، امپورٹنٹ وہ کرسیاں ہیں اپوزیشن کی، اور میرے خیال سے اور مضبوط اپوزیشن بنے گی اس سے زیادہ اچھا بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب رہ گئے باقی ایک مہینہ اس میں کوئی اتنا کوئی خاص فرق تو نہیں پڑ سکے گا۔ اچھا جہاں مدد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی جی سندھ کی جو ان کیمرہ بریفنگ تھی آج جو سندھ اسمبلی میں ہوا، یہ آپ کو بھی تحفظات ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کو ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو کہتا ہوں یہ تو آج ہم نے ٹوٹل ٹائم ویسٹ کیا، اور آئی جی صاحب جو آئے وہاں جو انہوں نے فیکٹس فگرز دی وہ تو پہلے ہی پتا ہے ہم کو، اخبار کے تھرو میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اور اصولاً تو پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ 5 سال ختم ہونے پہ آخری آ کے جو ہے 1 مہینہ رہتا ہے، اب آ کے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر بحث ہو رہا ہے، یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہر سال جو ہے ہم لوگوں کو 2 4 5 دن جو ہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے لیے نکالنے چاہیے تھے، بحث کرنا چاہیے تھا، سندھ کا پورے کا لا اینڈ آرڈر ڈسکشن کرنا چاہیے تھا، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا اور کچھ نہ کچھ بہتری آتی، لیکن ان چیزوں سے حکومت بھاگتی رہی، اور بس یہ ایک رسمن انہوں نے یہ بلایا ان کو تاکہ یہ بھی کہا جائے کہ جی ہم نے ان کیمرہ اسٹیشن کیا، آئی جی کو منگایا، ہوم سیکرٹری کو منگایا، بس یہ ایک تھوڑا سا کھانا پوری آپ کو بھاری پڑ گئی، فنکشنل مسلم لیگ جب سے اپوزیشن میں گئی ہے، بھاری پڑ گئی، تھینک یو جہاں مدد علی صاحب، بہت شکریہ۔ فنکشنل مسلم لیگ جب سے اپوزیشن میں آئی ہے تب انہوں نے یہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنا شروع کی، جب تک 4 سال تک گورنمنٹ میں تھے تو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں ایک دفعہ بھی واک آؤٹ نہیں کیا فنکشنل نے۔ اچھا فنکشنل نے واک آؤٹ نہیں کیا، اب ہر کوئی پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ بھی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، سب کا سیاسی حق ہے۔ اوکے حیدر صاحب، کوئی لچک کا مظاہرہ ہو سکتا ہے متحدہ کی جانب سے؟ صدر صاحب بھی کراچی میں، کوئی ملاقات، کوئی ڈسکشن، کوئی کہیں پہ کوئی فلیکسیبلٹی ہے؟ دیکھیے یقیناً ایک ایسی صورتحال ہے جس پر ہمارے لیے بڑا سوچ بچار کا مقام ہے۔ رابطہ کمیٹی نے لندن میں اور کراچی میں سائملٹینیسلی اجلاس بھی کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے لچک کا مظاہرہ کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ابھی تک ہمارے اتحادی ہیں اگر وہ اپنی رائے کو تبدیل کرنے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، وگرنہ سرے دست جو صورتحال ہے اس میں اگر ہمارے قاتلوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دستخطوں سے بری کرایا جائے گا تو پھر یہ بات تو ہمارے لیے کم از کم کافی مشکل ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، صغیر احمد صاحب نے جو بات کی کہ آئندہ الیکشنز میں نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکیں، تو یہی بات رابطہ کمیٹی کے جو اس وقت اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی آئی ہے، تو ڈیفرنٹ کیا ہے؟ کیا کچھ ڈیفرنٹ ایکسپیکٹڈ ہے حیدر عباس صاحب؟ دیکھیے میرے خیال سے کہ شرجیل اور تمام دوست جو کہ انتہائی سوچ بچار اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں سیاست میں، اگر وہ دوبارہ غور کریں گے اب اس صورتحال پر اور اگر کوئی سیکنڈ تھاٹ ہوگی اور بیٹر سینس ول پریویل تو کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، وگرنہ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے قاتلوں کو ہمارے ہاتھوں سے بری کرایا جائے گا تو ہمارے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں مشکل کی طرف جائیں گی۔ تو میں ویلنٹائن پہ آپ تحفے میں معافی لیں گے آج؟ دیکھیے معافی کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، شرجیل چھوٹا بھائی ہے اور اس کے بڑے حق ہیں مجھ پر، اور ظاہر ہے کہ میں بالکل ہیپی ویلنٹائنز ڈے بھی کہنے کو تیار ہوں شرجیل کو، اور کہوں گا کیوں نہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو بات ہے وہ سنجیدہ ہے، شاید پیپلز پارٹی کو اسمبلی میں لانے سے پہلے اس کی سنجیدگی کا احساس نہ ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے، صرف نظر ہو گئی ہو یہ بات کہ ایم کیو ایم اس پر ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے، تو اگر اثر نو اس کا جائزہ لیں، کچھ بیٹھ کر سوچ بچار کریں تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل اپوزیشن میں بیٹھنے کی درخواست آپ نے جمع کرائی ہے آپ کی پارٹی نے؟
ये अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं। अगर इस दरमियान कोई डेवलपमेंट हुई है तो मैं क्या नहीं सकता हूं। अच्छा, खबरें तो यही गर्म है। अच्छा ठीक है शर्जील साहब, कोई बेहतरी की आसार आपको नजर आएंगे? कोई सदर साहब भी कराची में है, कोई मुलाकात करवा रहे हैं? ये सारी बात जो हुई है वो गलत फहमी की बुनियाद पे हुई है। गवर्नमेंट की भैया आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि आप मुकदमा वापस लेने के लिए सोच रहे हैं, आपने मशवरा करना बाकी है, लेकिन सोचा तो है ना। देखिए वो तो सोच पे एतराज है। कोई भी बात अंडर कंसीडरेशन अलग बात है। मैं उसके साथ ये भी कह रहा हूं कि कोई भी फैसला जो है एमक्यूएम के मशवरे के बगैर नहीं होगा। एमक्यूएम का उसमें मर्जी होगी तो फैसला होगा, वरना नहीं होगा। जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो उसके बाद मेरे ख्याल सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो हैदर अब्बास हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मैं लेकर आए आप भी कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनसे ये दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप बातों पे ना जाएं, लेकिन कोई भी फैसला होगा आपकी मर्जी उसमें शामिल होगी। अच्छा जी, आपकी मर्जी शामिल होगी। हैदर साहब लास्ट वर्ड्स आपके। मर्जी आपकी शामिल रहेगी, हर बात में सोच ये सकते हैं, कंसिडरेशन में ला सकते हैं, लेकिन मर्जी आपकी शामिल होगी फैसले से पहले। देखिए, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो ये खुशाइन बात होगी और एमक्यूएम ने अपनी मर्जी को बड़े वाज़े तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस बता दिया है, आपके सामने भी रख दिया है, अवाम के सामने भी रख दिया। अगर कोई चीज़ एमक्यूएम की मर्जी के मुताबिक होती है तो वो जाहिर है हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगी, हम उसका खैर मकदम करेंगे। अच्छा, इलेक्शन भी साथ लड़ सकते हैं फिर आइंदा इलेक्शंस? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं ना कि चीजें जो हैं, मामला अगर अभी ठीक हो गए तो अगले इलेक्शन तक ठीक रहेंगे, ये कह रही हूं, पूछ रही हूं। मगर अल्लाह करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो कि ये मफाहिमत बेहतर से बेहतर रास्तों पर चलती चले जाए। भी कुछ करें ना। जाहिर है कि अगर हम आज कोशिश करेंगे, हम ही करेंगे, तो फिर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स एंड गॉड दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की सूरत हाल आगे बढ़ती है तो जाहिर है कि मामला बेहतर हो सकते हैं और हमारी मर्जी अगर शामिल होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये फिर मुस्तकिल अलहदगी ना हुई ना? मतलब अभी आप तलाक तक बात नहीं आई, अभी मतलब मामला सिर्फ अलहदगी तक है कि हम जरा नाराज हैं, हमें मनाइए। देखिए, अगर मीडिया को ये तलाक, शादी, मंगनी, मायूं कराने का बहुत ज्यादा शौक हो गया है, ये मेरी समझ से बालातर हैं ये बातें, मगर सियासत में इन सब तमाम चीजों की गुंजाइश नहीं होती। और जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में मैं आपसे दोबारा दोहराए देता हूं कि हम अपने कातिलों को अपने हाथों से बरी नहीं कर पाएंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर मेरी वही बात है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। इनको मनाते हैं तो कौन नाराज होगा शर्जील साहब? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि सारे दोस्त हमारे जो है राजी हों। रहते तो नहीं है? नहीं, हमारी कोशिश यही है। और कोशिश तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों पे भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुफाहमती अमल का जो है अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस भी यही रहा है कि हम रिकंसिलिएशन को जारी रखना चाहते हैं और एमक्यूएम के जो खदशात होंगे वो दूर होंगे। उनकी मर्जी के बगैर किसी किस्म का कोई डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेगी। अच्छा, उनका इजलास हुआ आज राब्ता कमेटी का, लंदन में भी, कराची में भी। आपके एंड पर क्या हो रहा है? क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है? हमारे एंड पे मैंने एक क्लियर स्टांस गवर्नमेंट का दे दिया कि कोई भी डिसीजन नहीं होगा जब तक जो है एमक्यूएम की मर्जी शामिल नहीं होगी। हाईएस्ट क्वार्टर से लेकर आया? नहीं, मेरे ख्याल से मैं सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान हूं, तो सिंध गवर्नमेंट का ये फैसला है कि एमक्यूएम की मर्जी बिल्कुल शामिल होगी, उसके बगैर कोई फैसला नहीं होगा और हर चीजों को, जितनी भी चीजें हैं उनको रिविजिट किया जाएगा और दोबारा। ठीक है जी, रिविजिट किया जाएगा। इत्मीनान दे रहे हैं शर्जील मेमन साहब इस वक्त मुत्तहदा कौम मूवमेंट को कि सोच समझ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं चीजों को, लेकिन फैसला मुशावरत के बगैर नहीं होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंशाल्लाह शर्जील मेमन साहब के अल्फाज में आइंदा भी साथ ही रहेगी। अब ये वक्त बताएगा कि क्या मामला क्या टर्न लेते हैं। हैदर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, शर्जील मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट तो हो गई है, यूनिफिकेशन ब्लॉक का एक प्रॉब्लम सर उठा रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले कराची की सूरत हाल पे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुमकिना इत्तेहाद से अलग होने का फैसला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, लेकिन अब हम बात करें जो इत्तेहाद कायम है काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। सीट एडजस्टमेंट फार्मूला भी तय पा गया है, लेकिन कुछ 47 सीटें हैं जो कि इशू बनी हुई हैं और वो यूनिफिकेशन ब्लॉक जो अलहदा हुआ था काफ लीग से, वो प्रॉब्लम पोज करती है। अब इस पे किसके कैंडिडेट्स खड़े होंगे, काफ लीग के या पीपल्स पार्टी के? इसी पर मजीद बात करने के लिए हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं राना आसिफ तौसीफ साहब, रहनुमा है काफ लीग के, और हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है रहनुमा यूनिफिकेशन ब्लॉक के मोहम्मद इजाज शफी साहब। बहुत शुक्रिया जी तौसीफ साहब आपका। सबसे पहले तौसीफ साहब आपसे पूछूंगी कि सीट एडजस्टमेंट के मामला तो तय हो गए हैं, लेकिन कुछ 60 से ज्यादा सीट्स हैं जिन पर मामला अब तक बैठ नहीं पा रहे, कुछ 40 से ज्यादा सीटें यूनिफिकेशन ब्लॉक की हैं, इस पे मसला क्या है?
सना, इस पे ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि काफ लीग के पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार अपने हलकों में रह चुके हैं और उनका काफ़ी अपने हलके पे काफ़ी उनके स्ट्रांग उनकी आपस में उनका असर है हलकों पे। तो कुछ ऐसे हमारी बातचीत जो पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है वो इसी बात के ऊपर है कि जहाँ पे हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग है उनको कंसीडर किया जाए, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के वीक कैंडिडेट्स हैं वो उस तरह से हमको उनके साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट कर लें। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये आप बताइएगा एजाज शफी साहब, आपकी कोई 47 नशिस्तें हैं इस वक्त काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट में डेडलॉक बनी हुई हैं, कहा यह जाता है, इसकी इस वक्त तरदीद कर रहे हैं तौसीफ साहब। आपसे किसी की बात हुई है इस हवाले से? क्या किसी ने आपको अप्रोच किया है या आपको कुछ पता है इस हवाले से? सीट एडजस्टमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने एक नई ये इंट्रोड्यूस कराई है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसने अपने जिसके साथ उसकी एडजस्टमेंट हुई है उसने उससे कोई मिनिस्ट्री कोई मशावरत कुछ नहीं बेनिफिट लिए। हमने सिर्फ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का साथ दिया था। हम उनमें मर्ज हो गए हैं। अब हमने सीट एडजस्टमेंट ना तो हमारा राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से उनके साथ किस तरह का अलायंस था और ना ही अब है। अब हम तमाम जो 47 हैं हम सब ने PMLN के टिकट्स पे अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। तो मतलब आप ठीक है नहीं तो हमारा उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने डेमोक्रेसी में ये एक नई वो चीज इंट्रोड्यूस कराई है कि जब भी कोई इस तरह ब्लॉक बने हैं उन्होंने हमेशा उसको ब्लैकमेल किया है और वहां से चीफ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री और इस तरह के इंसेंटिव और बेनिफिट्स लिए हैं। लेकिन हमने किसी बंदे ने कोई एडवाइजरशिप और कोई मिनिस्ट्री नहीं ली और हम उनके साथ सिर्फ जमहूरियत और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि PMLQ ने फर्स्ट डे से ही बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी से अलायंस कर लिया था और पीपल्स पार्टी से अलायंस करने का मकसद ये था कि जो आज लूटमार, आज तमाम इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए हैं और उसका हिस्सा बनना था। हम लोग उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। हम उस जमात के साथ आगे थे। ओके, मुझे तौसीफ साहब से पूछना था। तौसीफ साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त मामला है 47 सीटों का, मैं एक बार ये एजाज साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या यह जमहूरियत में ये कोई अच्छी बात होती है कि किसी जिस पार्टी के आप टिकट्स पे लड़े उससे आप बेवफाई करके उसके साथ गद्दारी करके आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें? फॉरवर्ड ब्लॉक तो हमेशा एक प्रेशर ग्रुप होता है अपने मफादात लेने के लिए। उनके अपने ये उनका मेरी बात सुन लेना, जैसा मेरी बात सुन लेना, आप जवाब सुन लें। देखिए ये तो एक ये कोई एक मुफाहमत की सियासत नहीं होती है। ये आप लोग ये यूनिफिकेशन ब्लॉक को जब अपने मफादात यहाँ पे काफ लीग से उस वक्त नहीं मिलते हुए नजर आए, उन्हें पता है, उन्होंने महसूस किया कि अभी अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, वो बेचारे घबरा गए और वो बहुत ही कमजोर लोग थे और जाके फौरी तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी पार्टी के साथ बैठा हुआ हूँ, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई और जरदारी साहब की भी एक ऐसी पॉलिसी थी कि वो भी चाहते अगर ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे सेंट्रल में, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई गंद नहीं डाला सियासत में, कोई ये गंदी रवायत नहीं रखी और उसको उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक मिसाल कायम की, एक कोलिशन बनाई। अगर उन्होंने PMLQ के साथ कोलिशन करनी थी तो बाकायदा एक तरीके के साथ कोलिशन में PMLQ के साथ उन्होंने गवर्नमेंट को आगे ज्वाइन करवाया है। उसमें ये नहीं है कि जी तौसीफ साहब मैं बताता हूँ। देखें तौसीफ साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं और आपको भी क्लियर कर दूं, ये हमने कोई प्रेशर ग्रुप नहीं, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। डेमोक्रेसी में जो है वो मेजॉरिटी को गिना जाता है। वी आर 83 और आउट ऑफ 83 हम मोर देन 50 जो थे उन्होंने एक ये पूरा ये ग्रुप इसने हमने फैसला किया। डेमोक्रेसी में तो गिना ही जाता है कि बंदे कितने हैं, ठीक है। हमने सब ने मिलकर, ये मिनॉरिटी में नहीं थे कि जी हमने 2, 4 या 6 आदमियों ने मिलके, MPs ने मिलके एक प्रेशर ग्रुप बनाया था। जो पार्टी के अंदर मेजॉरिटी थी उसने ये यूनानिमस फैसला हुआ था कि हमने बलूचिस्तान में जिस तरह 2008 में उस पार्टी का साथ दे दिया। पार्टी का तो साथ देना चाहिए था PMLN का,
जो मुल्क के लिए, जो मुल्क को बचाने वाली है या मुल्क को चलाने वाली है, आपने उन पार्टी का बलूचिस्तान में साथ देके आज देखें रेलवे, आज PIA, आज वापडा, आज हर इंस्टीट्यूशन तबाह हो गया है। और अगर हम भी यही रहते तो हम भी इस करप्शन का और इस तबाही का हिस्सा होना था। खुदा ना खासा हम वो नहीं बनना चाहते थे। जहां तक मुफाद की बात है, मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर हमें मुफादात होते तो आज हमारे कुछ बंदे मिनिस्टर होते या एडवाइजर होते या इससे भी बढ़ के हमारे पास पोर्टफोलियो होते, लेकिन हमने ये ट्रेडिशन खत्म किया। आप देखें ये वट्टू साहब क्या हुआ था, 4 बंदों से इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की थी 4 साल, उससे पहले भी ये हमने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसको खत्म करके हमने पॉलिटिक्स के अंदर एक नई चीज लेके आए थे कि हमने उस पार्टी का साथ जरूर देना है जो पार्टी पब्लिक के लिए वेलफेयर और पब्लिक के लिए काम कर रही है, लेकिन उनसे कोई भी वो बेनिफिट्स नहीं लेने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हम इस पे प्राउडली कह सकते हैं कि जी हमने साथ देके PMLN से नॉट अ सिंगल बेनिफिट लेते, एक मिनिस्ट्री, एक एडवाइजरी, कुछ यही बेनिफिट होते हैं ना जी। जो ठीक है, शफी साहब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक मिनट शफी साहब, मुझे सना इनकी ख्वाहिश बहुत थी बेचारों की, किस तरह की बातें कर रहे हैं ये एक बेचारों की बहुत ख्वाहिश थी मिनिस्टर्स की। मेरी बात सुने आप अजासा, मेरी बात सुने, बात को आराम से तहम्मुल से सुनती हैं। इनकी सना ख्वाहिशात बहुत थी मिनिस्टर्स की, ये लोग तो बेचारे तैयारी करके बैठे हुए थे, लेकिन इनको मियां शहबाज शरीफ साहब ने लिया नहीं, क्योंकि वो ये गंद अपने सर पे नहीं डालना चाहते थे कि इनको मिनिस्टर्स बना के अपने साथ कैबिनेट में बैठाते। ताकि हम अनकंडीशनल आए थे, आज भी हम अनकंडीशनल हैं और हमें इसमें प्राउड है कि हमने उनसे ये हो कैन पॉसिबल। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरे भाई बात सुन लेना, मेरे भाई उसका पॉलिटिकल वर्कर है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। मेरे भाई उसका अखलाकी तौर पे होती रही है। मेरे पास वक्त की कमी है, एक भाई उसका बेहतर हाल ये था कि आप रिजाइन करते और PMLN के टिकट से कंटेस्ट करके दोबारा आ पाते, वो ज्यादा अच्छी बात थी। नहीं, हम मेजोरिटी में थे, हमें अगर मेजोरिटी में होते तो हम यही काम करते, हमने विद इन पार्टी मेजोरिटी में। अच्छा तौसीफ साहब मुझे ये बता दीजिएगा, ये तो इन्होंने तो प्रेशर ग्रुप बना लिया, अलग हो गए। क्या आपकी पार्टी में जो लोग इस वक्त हैं उनमें भी एक बागी ग्रुप है जो नहीं चाहता ये इस वक्त इत्तेहाद जारी रहे और अलग होना चाहता है? जी सना, इस वक्त जरदारी साहब ने जिस तरह से मुल्क को चलाया है और मुल्क को संभाला मुश्किलात में से, और पहली बार ये एक जमहूरी हुकूमत है जो 5 साल अपने उन्होंने पूरे किए हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि PMLN की बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये कितना बड़ा झूठ है कि मुल्क को बचाया और मुल्क बात को सुन ले ना, बात सुन ले, इसमें PMLN की हमें बहुत बड़ी सपोर्ट है। जरदारी साहब ऐसे नहीं कहते कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरी शोज पॉलिसी है, ये PMLN के भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दिया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको 5 साल अच्छा, तो इनकी जगह काफ लीग, अगर ये काफ लीग की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इनकी जगह आप अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या पीपल्स पार्टी को इजाजत देंगे कि वो कैंडिडेट खड़ा करे? सिर्फ ये क्विकली अगर आप जवाब दे देता तो। बिल्कुल खड़ा करेंगे जी बिल्कुल, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ पे। कैंडिडेट ही नहीं है जी, ये तो अजासा, ये तो जब इलेक्शन आएगा फिर बातें करेंगे, फिर देखेंगे जब इलेक्शन आएगा, ऐसे ही फिर देखेंगे। ठीक है, तौसीफ साहब को भी यकीन है कि इत्तेहाद भी चलेगा और ये जीतेंगे भी, और एजाज शफी साहब को भी यकीन है कि साहब जीत इनकी होगी। अब यकीन किसका? डील नहीं, हम PMLN, सॉरी सर प्लीज हम PMLN का हिस्सा है, हमने PMLN और शेयर के निशान उस पे आना है और हम PMLN टिकट पे आएंगे हमारा। लेकिन अब ये लेकिन वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया शफी साहब। हमारा वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।